आज अपन इस टॉपिक में गोलीय पृष्ठ से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि गोलीय पृष्ठ होते क्या हैं। तो गोलीय पृष्ठ एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जिसमें उसकी उत्तल सतह का झुकाव या तो विरल माध्यम की ओर होगा या फिर सघन माध्यम की ओर होगा। अगर उत्तल सतह का झुकाव विरल माध्यम की ओर है तो उस गोलीय पृष्ठ को अपन नाम देंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। और अगर उसकी उत्तल सतह का झुकाव सघन माध्यम की ओर है तो उस केस में उस गोलीय पृष्ठ का नाम होगा अवतल गोलीय पृष्ठ। तो यहाँ दोनों पृष्ठ मैं आपको अलग अलग यहाँ पर बता रहा हूं। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ जो अपवर्तक की तरह काम करते हैं। तो इनमें एक शब्द अपन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलीय उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। और दूसरा है अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। इसमें उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ यानी उत्तल सतह, यानी ये जो उभरी हुई सतह है इसको अपने यहां पर क्या कहेंगे, उत्तल सतह। तो इस उत्तल सतह का झुकाव इस ओर होना चाहिए, यानी मान लीजिए इधर आपका विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है, तो इसका जो झुकाव वो किधर है, विरल माध्यम की ओर है। अगर ये ऐसा होता, इधर दे देते सघन माध्यम और इधर होता विरल, तो उस केस में अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ इस प्रकार से अपन लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर उत्तल सतह का झुकाव विरल माध्यम की ओर होगा और यहां उत्तल सतह का झुकाव सघन माध्यम की ओर होगा। तो गोलीय पृष्ठ में अपन उत्तल गोलीय पृष्ठ लेकर के प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पर उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र प्राप्त करते हैं। तो देखो ये मेरे पास में इस प्रकार से उत्तल सतह है और ये ध्रुवें यहां पर बिंदुवत बिंब O और बिंदुवत बिंब O का अपन इस माध्यम में, यानी यहां पर मैं नाम दे देता हूं, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1। तो बिंब अपना विरल माध्यम में रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब इधर सघन माध्यम में अपन तैयार करेंगे। तो देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें दो किरणों के कटने की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण अपन इस बिंदुवत बिंब O से किसी आपतन कोण I पर यहां इस प्रकार से आपतित करेंगे। यहां मैं इसको बिंदु M डाल देता हूं। अब इस बिंदु पर इस किरण का आपतन कोण निर्धारित करने के लिए एक अभिलंब क्रिएट करते हैं और ये आपतन कोण I है। जैसे ही प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहां प्रकाश धीमा चलने के कारण थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी इस प्रकार से विरल से सघन माध्यम में चली जाएगी और यहां पर अविलंब के साथ में बनाया गया कोण अपवर्तन कोण R होगा। तो एक प्रकाश किरण तो बिंदुवत बिंब O से
चलकर इस प्रकार से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरी प्रकाश किरण इस बिंदुवत बिंब O से उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, और अभिलंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है ये बिना किसी विचलन के इस बिंदु पर पहुंचती है। इसका मतलब इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से ही निर्धारित होगा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई। तो कुल मिलाकर के अपन ने बिंदुवत बिंब O का प्रतिबिंब तैयार कर लिया है आई पर। तो यह है प्रतिबिंब। अब इसके बाद में इस बिंदु M से अपन एक अभिलंब यानी इस पर एक लंब डालते हैं, और ये डाला गया जो लंब है ये बिंदु N पर आकर मिलता है। प्रारंभ में अपन ने जो अभिलंब खींचा था वो अभिलंब उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ अभिलंब, क्योंकि गोलीय सतह पर खींचा गया कोई भी लंब है वो सदैव उसके केंद्र से होकर गुजरता है। यहाँ पर वो केंद्र के रूप में होता है वक्रता केंद्र। अब दूरियां परिभाषित कर दो। तो दूरियां परिभाषित करने के लिए अपन O से P के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर U होती है, क्योंकि बिंब और ध्रुव के बीच की दूरी U होगी। यहाँ पर प्रतिबिंब और P के बीच की जो दूरी होगी वो होगी यहाँ पर V, प्रतिबिंब दूरी। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी R, जिसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अपना डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें यहाँ पर आपने बिंदु N पर लंब डाला तो तीन समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, MNO, MNC और MNI। इन तीनों त्रिभुजों में अपनी तरफ से अपन ने तीन कोण ले लिए, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों कोणों के स्पर्शज्या के मान अपन यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि चिन्ह परिपाटी से अपनी ये दूरियां कौन कौन सी दूरियां धनात्मक है, कौन कौन सी दूरियां ऋणात्मक है। तो चिन्ह परिपाटी लागू करेंगे। चिन्ह परिपाटी से जो ओपी डिस्टेंस है वो -u होगी, पीसी डिस्टेंस आपतन की दिशा में होने के कारण +r, और पी जो डिस्टेंस है जिसको प्रतिबिंब दूरी कर रहे हैं वो भी आपतन की दिशा में होने के कारण पॉजिटिव होगी +v। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R नजर आ रहे हैं। इन दोनों कोणों के मान निर्धारित करने के लिए अपन दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MCO और त्रिभुज MCI में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज MCO तथा त्रिभुज MCI में। तो पहले वाले त्रिभुज में अपन ये जो कोण I है इसको अपन निर्धारित कर सकते हैं बहिष्कोण की मदद से। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये I बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बहिष्कोण है। तो इस बहिष्कोण I का जो मान है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर है, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज के अंदर जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो I का मान किसके बराबर होगा, अल्फा और बीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे R का निर्धारण करना है, तो देखो R अपन डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आपको एक त्रिभुज है MCI, इसमें इस भुजा को आगे बढ़ाने पर कोण बन रहा है बीटा जो बहिष्कोण है, और इस बहिष्कोण का मान अपन बता सकते हैं कि जो बीटा का मान है वो है R प्लस गामा के। तो यहां से R का मान प्राप्त हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इसको अपन ने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल दी है। तो I का मान तो हमारे पास में मिला अल्फा प्लस बीटा, और R का मान मिला बीटा माइनस गामा।
देखो आगे अपन यहां पर जो तीन त्रिभुज बने थे कौन कौन से, समकोण त्रिभुज एम एन ओ, त्रिभुज एम एन सी और त्रिभुज एम एन आई में, इन तीनों त्रिभुजों में अपन तीन कोण आपको नजर आ रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इनकी स्पर्शज्याओं के मान प्राप्त करेंगे। जैसे MNO में अल्फा है तो tan अल्फा प्राप्त करेंगे, तो tan अल्फा यहां पर प्राप्त होगा लंब बटा आधार से, तो लंब इसमें MN है और आधार इसमें N से लेकर O तक, तो NO। इसी प्रकार अपन tan बीटा अगले त्रिभुज में है MNC में, MN बटा NC, MN बटा NC। इसी प्रकार tan गामा बराबर हो जाएगा MN बटा NI। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 को गौर से देखें तो इन तीनों स्पर्शज्याओं के अंश बिल्कुल बराबर हैं और हर में यहां पर NO NC NI, इसका मतलब यहां पर दूरियां N से निर्धारित हो रही है। लेकिन NO NC NI ये दूरियां अपने इस डायग्राम में परिभाषित नहीं है। तो क्या किया जाए, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है इसका द्वारक अपन छोटा ले लेते हैं। तो यहां पर अपन अजप्शन ये डाल सकते हैं, यदि गोलीय पृष्ठ छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का है, तो उस केस में अपन यहां पर M अगर बिंदु यहां पर हो तो बिंब O से चलकर आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी और ये जो लंब क्रिएट यहां हो रहा है ये लंब थोड़ा P के पास क्रिएट होगा। और अगर अपन M को यहां निकट लेकर आए तो लंब यहां बिंदु P के निकट आएगा। इसका मतलब यहां जो दूरियां N से निर्धारित हो रही है उनको अपन P से भी निर्धारित कर सकते हैं। तो वो इस केस में कर सकते हैं जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा है। तो यहां पर दूरियां वह जब दूरियां P से निर्धारित होगी तो कोणों का भी सन्निकटन मान होगा। तो दूरियां व कोणों का सन्निकटन, ये थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, द्वारक छोटा द्वारक है, दूरियां व कोणों का सन्निकटन मान लेंगे। तो सन्निकटन मान में यहां पर NO लगभग बराबर हो जाएगी OP के, और OP का मान परिपाटी से आ रहा है -U। इसी प्रकार NC लगभग बराबर हो जाएगी NC PC के बराबर हो जाएगी। तो PC का मान कितना है हमारे पास में, +R। इसी प्रकार NI जो दूरी है वो लगभग बराबर हो जाएगी PI के, और PI को डायग्राम में देखने से मालूम चल रहा है +V है। अब इसके बाद में जब आपने दूरियों का सन्निकटन मान लिया तो कोण भी क्या होंगे, अल्प होंगे। तो कोण यहां पर मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, tan बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के, और tan गामा भी लगभग बराबर क्या होगा, गामा के। अब ये सारे के सारे परिवर्तन अपन समीकरण 2 में अप्लाई कर देते हैं। तो देखो समीकरण 2 में कैसे अप्लाई करेंगे। समीकरण 2 में
हमारे पास में आ जाएगा अल्फा बराबर, क्योंकि टेन अल्फा को क्या लिख देंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा एम एन बटा एन ओ को अपन लिखेंगे माइनस यू, क्योंकि एन ओ लगभग बराबर है ओपी के, ओपी का मान किसके बराबर है माइनस यू के। इसी प्रकार बीटा, क्योंकि टेन बीटा को अपन क्या लिखेंगे बीटा एम एन यथावत है, नीचे जो एन सी दूरी है वो पीसी के बराबर हो जाएगी, पीसी का मान यहाँ पर कितना है प्लस आर। इसी प्रकार गामा बराबर हो जाएगा एम एन बटा, फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे एन आई, और एन आई को पी आई के बराबर, पी आई का मान किसके बराबर है वी के। ये अपनी समीकरण नंबर आ गई 3, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में प्राप्त कर चुका हूं, जिसमें अल्फा बीटा और गामा के मान मिल रहे हैं। अब इसके बाद में जाहिर सी बात है कि यहां पर बिंब अपना विरल माध्यम में है, उसका प्रतिबिंब सघन माध्यम में बन रहा है, इसका मतलब प्रकाश का यहाँ पर क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन में अपन स्नेल के नियम को याद करते हैं। तो यहाँ पर अपन स्नेल का नियम अप्लाई कर देंगे। तो देखो स्नेल का नियम कैसे अप्लाई करेंगे, स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल के नियमानुसार अपन कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1। अब यहां पर साइन आई साइन आर, क्योंकि आई और आर के मान भी तो अल्प होंगे, तो उस केस में आई और आर अल्प होने के कारण अपन कह सकते हैं कि साइन आई लगभग बराबर किसके होगा आई के, और साइन आर भी लगभग बराबर होगा किसके आर के। तो साइन आई को रिप्लेस कर दो आई से, और साइन आर को रिप्लेस कर दो आर से। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। आगे अपन वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा I इंटू n1 बराबर n2 इंटू आर। अब देखो यहां पर I और R के मान अपन समीकरण 1 में लिख चुके हैं, तो I और R के मान तो मैं समीकरण 1 से यहां पर पुट करूंगा। तो देखो समीकरण 1 से बोलो क्या मान है I का, I का मान है अल्फा प्लस बीटा इंटू n1 बराबर R का मान है बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा n2 से। अब इसके बाद में अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 3 से पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 से, तो देखो समीकरण 3 में अल्फा का मान क्या रखा है एम एन बटा माइनस यू, तो मैं यहां लिख दूंगा एम एन बटा माइनस यू, फिर प्लस बीटा का मान यहां पर दिया है एम एन बटा आर, एम एन बटा आर इंटू n1 बराबर, फिर बीटा का मान दिया हुआ है एम एन बटा आर, तो वापस अपन एम एन बटा आर रख देंगे, फिर इसके बाद में माइनस गामा एम एन बटा वी, तो एम एन बटा वी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे n2 से। अगली स्टेप में देखो एम एन दोनों तरफ से कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अगली स्टेप बन जाएगी अपने पास में n1 और n2 का अंदर गुणा करते रहिए, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर बराबर n2 को भी अंदर गुणा कर दो, तो n2 अपॉन आर, फिर हो जाएगा माइनस n2 अपॉन v। अगली स्टेप में अपन माइनस n2 अपॉन वी को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का होगा, और n1 अपॉन आर को उधर ले जाओ, तो ये अगली स्टेप बन जाएगी
n2 अपॉन v फिर प्लस n1 अपॉन माइनस u बराबर n2 अपॉन r माइनस हो जाएगा n1 अपॉन r। अगले स्टेप में अपन इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन वी प्लस n1 अपॉन माइनस यू बराबर आर एलसीएम ले लेंगे तो n2 माइनस n1 अपॉन आर। तो ये रिजल्ट प्राप्त होता है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। यानी इस रिजल्ट के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन है और ये अपवर्तन सूत्र तभी अपन काम में लेंगे जब अपना बिंब विरल माध्यम में रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब सघन माध्यम में तैयार होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यह विरल से सघन माध्यम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विरल से सघन माध्यम के लिए। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में बिंब सघन माध्यम में रखा हो और उसका प्रतिबिंब विरल माध्यम में बनता है तो क्या अपवर्तन सूत्र में कोई बदलाव होता है? तो एक्चुअल में इस स्थिति में अपवर्तनांक बदल जाते हैं, बाकी प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन ये बात नोट करके लिख सकते हैं यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तन सूत्र, तो अपवर्तन सूत्र में जो बदलाव होगा यानी अपन n1 को रिप्लेस कर देंगे n2 से और n2 को बदल देंगे किससे? n1 से। तो अपने सूत्र में जहां n2 आ रहा है वहां पर अपन क्या करेंगे? n1 और n1 को बदल देंगे किससे? n2 से। तो अपना फॉर्मूला ये बनता है n1 अपॉन v प्लस n2 अपॉन माइनस u बराबर n1 माइनस n2 अपॉन r। ये अपना सूत्र है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र। कब? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन से विरल माध्यम में। अब अपन इससे जुड़ा एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखो अपना सवाल यह है देखो सवाल अपना यह है कोई उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इससे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा है। यदि प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रहा हो तो
प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। इसका मतलब अभी अपन ने गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, उसमें ये पहला केस है। तो यहां पर आपको वक्रता त्रिज्या r का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या इसकी धनात्मक ही होगी, जैसा कि r अपन ने प्लस लिया था। u का मान यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 100 सेंटीमीटर, और v का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ विरल माध्यम के रूप में N1 वायु होगी, तो वायु का अपवर्तनांक अपन 1 काम में लेंगे, और N2 कांच माध्यम है, तो कांच के लिए अपन यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 काम में लेंगे। तो फॉर्मूला आपका है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये सारे पैरामीटर रख करके अपन इसमें V की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप रख लो, जैसे N2 का मान 1.5, V डिटरमाइन करना है, माइनस N1 1, U का मान आपको दे रखा है -100 बराबर 1.5 माइनस 1 अपॉन 20, R का मान 20 दिया हुआ है। अब इसको अपन सिंपल करके V का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अपना सवाल। अब इसके बाद में अगली स्टेप देखो यहाँ पर आ जाएगी 1.5 अपॉन V, ये प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 20, और ये -1/100। अगली स्टेप में अपन इसको लिख सकते हैं 1.5 अपॉन V बराबर ये हो जाएगा 5 अपॉन 200, फिर इसके बाद -1 अपॉन 100, 1.5 अपॉन V, यहाँ पर 200 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन V बराबर 3/200। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 200 अपॉन 3। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा लगभग आपका कितना, 15 दूनी 30 और 3300, तो 300 में अपन 100 से 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 100 सेंटीमीटर। तो अपना प्रतिबिंब बनेगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर।